वेदांश अब सानिया को देख रहा था। ओके, वो खास जगह तो मैं भी देखना चाहूँगा। तुम जाकर अपनी बाइक लाओ, फिर चलते हैं, तरुण ने कहा। वेदांश मुस्कुराते हुए अपनी बाइक ले आया। मन ही मन बड़ा खुश था आज। फिर तीनों चल पड़े। थोड़ी ही देर बाद सब उस कॉफ़ी हाउस में थे जहाँ वेदांश पहली बार सानिया को लेकर आया था। चारों ओर शांति छाई हुई थी। प्रकृति की गोद में बना ये कॉफ़ी हाउस बहुत से लोगों की पहली पसंद बना हुआ था, जो शोर शराबे से दूर एकांत और शांति की तलाश में रहते थे। एक छोटी सी गोल मेज पर आकर वेदांश ने एक चेयर खींचते हुए सानिया को बैठने का इशारा किया। फिर उसके बगल वाली चेयर पर खुद बैठ गया। अब तीसरी चेयर सानिया के चेयर के सामने थी। तरुण सानिया के पास वेदांश को बैठते देखकर हौले से मुस्कुराया, फिर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वेदांश ने कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर तरुण की तरफ मुड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, यही वो जगह है जहां मैं और तानिया पहली बार साथ आए थे। वो दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। फिर थोड़ा रुककर बोला, तो ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी, और वैसे भी ये जगह सानिया से जुड़ी है तो वैसे भी खूबसूरत लगने लगी है। तरुण ने मुस्कुराते हुए सानिया की तरफ देखते हुए कहा। सानिया बारी बारी से दोनों को देखकर क्या हो रहा है ये समझने का प्रयास कर रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तरुण को सानिया को देखते हुए देखकर वेदांश टॉपिक बदलते हुए बोला, तो मिस्टर तरुण, आप क्या करते हैं? मैं एक टेक्सटाइल कंपनी की ब्रांच जो दिल्ली में है उसका हेड हूँ, तरुण बोला। वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। वेदांश एक कप कॉफ़ी सानिया की तरफ बढ़ाकर दूसरा कप खुद उठाकर चुस्कियाँ लेने लगा। ये देख तरुण मुस्कुराने लगा। आप दोनों को देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, तरुण ने पूछा। वेदांश ने सानिया की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सानिया आश्चर्य से वेदांश को देखकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह स्तब्ध होकर बस वेदांश को मुस्कुराते चेहरे के साथ तरुण से सामान्य बातें करते हुए देखे जा रही थी। बीच बीच में सानिया को देखकर थोड़ी बड़ी मुस्कुराहट बिखेर देता था। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी जब सानिया के हाथ कुछ नहीं लगा तो उसने तरुण से चलने को कहा। इस पर वेदांश कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। सानिया के लिए यह भी एक आश्चर्य था, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन कॉलेज में घुसते ही सानिया को वेदांश मिल गया और मुस्कुराते हुए हाय बोलकर चला गया। सानिया आश्चर्य से उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेदांश ये सब करके क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई उसकी चाल है या वह स्थिति को देखकर उससे समझौता करने को तैयार हो गया है। एक बार फिर सानिया को कुछ समझ नहीं आया। अपने उधेड़बुन को दरनिकार कर अपनी क्लास की तरफ चली गई। अगला पूरा सप्ताह ऐसे ही आराम से बीता। जहां तरुण सानिया को लेकर जाता, किसी न किसी बहाने वेदांश वहां पहुंच जाता, और बहाने ऐसे बनाता कि किसी को भी शक न हो। पर अब कहीं न कहीं ये बातें सानिया के दिमाग में उबलने लगी थी, पर उसने कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन रविवार की शाम में चारों को वंदिता ने अपने घर इकट्ठा करने का प्लान बनाया हुआ था। छत पर एक किनारे तरुण खड़ा था। वंदिता और सानिया टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। ये वेदांश अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आया, कहकर वंदिता ने फ़ोन उठाया ही था कि तरुण ने कहा, आ गया है, बाइक पार्क कर ऊपर ही आ रहा है। ये सुनकर सानिया तरुण के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे काफ़ी देर से बातें कर रही हो। वेदांश जब ऊपर आया तो दोनों को साथ देखकर जल भुन गया, पर खुद को संभालते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वंदिता को हाय बोलकर तरुण के पास जाकर खड़ा हुआ। तरुण का फ़ोन बजा और वह बात करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। वंदिता भी नीचे जा चुकी थी। सानिया ने वेदांश की तरफ मुड़ते हुए थोड़े गुस्से से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वेदांश ने झुकते हुए शरारती लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है? सानिया ने झल्लाते हुए कहा, कितनी बार और कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम क्यों नहीं समझते? अब मैंने क्या किया जो गुस्से हो रही हो? तुम्हारी किसी बात से मैंने इनकार किया नहीं, कोई वादा तोड़ा नहीं। फिर? वेदांश ने मुस्कुराते हुए आंखें मटका कर कहा। सानिया खींच कर रह गई। वेदांश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, यह थोड़ा गुस्से वाली शक्ल भी बहुत अच्छी लगती है, पर मुस्कुराहट तुम पर ज़्यादा सूट करती है। यूँ गुस्सा मत हुआ करो।
मुझे अच्छा नहीं लगता, कहकर उसके गाल खींचकर स्माइली बनाने की कोशिश की, पर सानिया ने तुनक कर उसके हाथ झटक दिए। तो वेदांश हंस पड़ा और ना चाहते हुए भी सानिया मुस्कुरा पड़ी। क्या हो रहा है? पीछे से वंदिता ने कहा। कुछ नहीं, बस किसी को हंसना सिखा रहा था, कहकर वेदांश मुस्कुराते हुए वंदिता के पास आ गया और कहा, भाई बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? और यह कहकर बैठ गया। हाँ, सब तैयार है, सानिया तू भी आ और तरुण को भी बुला ला, वंदिता ने कहा। सानिया तुम वंदिता की हेल्प करो, मैं बुला लाता हूँ, कहकर वेदांश तरुण के पास चला गया। सानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी कायम थी, जिसे देखकर वंदिता ने तंज कसा। बहुत ज़्यादा मुस्कुराना तो नहीं सिखा दिया? मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सानिया ने जल्दी जल्दी प्लेट लगाते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा। अरे आराम से, प्लेट टूट जाएगी, मैंने मजाक किया था, वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक वेदांश और तरुण भी आ चुके थे। वेदांश और सानिया तो चुपचाप खाना खा रहे थे, बस वंदिता और तरुण ही बातें कर रहे थे। बीच बीच में जब वेदांश और सानिया की नज़र टकराती, तब भोले से वेदांश मुस्कुरा देता और सानिया अजीब सा मुंह बनाकर अलग देखने लगती। खाना खाने के बाद बर्तन समेटने में तरुण सानिया की हेल्प कर रहा था। वेदांश ये देख कुढ़ा जा रहा था, पर साथ में खड़ी वंदिता उसकी बाह पकड़े फोन पर बातें किए जा रही थी। सानिया बर्तन लेकर नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका ध्यान वेदांश की ओर था, जिससे नीचे फर्श पर फैले पानी को वह नहीं देख पाई और उसका पैर फिसल गया। कुछ अनहोनी होती उससे पहले ही वेदांश ने वंदिता को झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और सानिया को बचा लिया। सानिया वेदांश की बाहों में झूल गई। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तरुण के कदमों की आड़ से सानिया वेदांश से बाहर आई। वह झटके से वेदांश की बाहों से अलग हो गई। फिर तरुण और वंदिता का चेहरा देखने लगी। वेदांश और सानिया दोनों वंदिता और तरुण से मुंह छिपा रहे थे। पर वंदिता के, ठीक तो हो तुम दोनों, चोट तो नहीं लगी? शब्दों ने उन दोनों को राहत दी। सानिया ने नाम में सिर हिला दिया। वेदांश पीछे हटते हुए उन तीनों से थोड़ा दूर खड़ा होकर सानिया को देखे जा रहा था। थैंक्स, सानिया को चोट से बचाने के लिए, तरुण ने वेदांश के पास पहुंचकर कहा। पर अब भी वेदांश का ध्यान सानिया की ही तरफ था। तो तरुण ने वेदांश को हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, वेदांश ने धीरे से कहा। कुछ देर तक वेदांश सानिया को देखकर जाने क्या सोचता रहा, फिर अपने घर चला गया। अगले दिन वेदांश काफ़ी देर तक कॉलेज के गेट पर सानिया का इंतज़ार करता रहा, पर वह नहीं आई। कई बार सानिया के नंबर पर उंगलियां जाकर रुक जाती। समझ नहीं आ रहा था उसे कॉल करे कि ना करे, पर काफ़ी सोचने के बाद कॉल कर ही दिया। पर सानिया ने कॉल रिसीव नहीं की। कई बार कोशिश की, पर उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अपनी बाइक पर बैठा वेदांश बड़ी उधेड़बुन में था। हजारों सवाल जहन में उठ रहे थे। दिल अजीबोगरीब कल्पनाओं से भर उठा। फिर उसने अनहोनी घटना से घबराकर वंदिता को कॉल किया, तो उसे पता चला सानिया तरुण के साथ आज घूमने गई है और दोनों रात तक वापस आएंगे। वेदांश का दिल एक बार फिर डर और दर्द से भर उठा। उसे महसूस हो रहा था कि शायद सानिया को पाने की ख्वाहिश अब ख्वाहिश ही बनकर रहने वाली है। काफ़ी देर तक कल्पनाओं के संसार में विचरण करने के बाद उसे यही लग रहा था कि शायद उसे सब वक्त पर छोड़ देना चाहिए। फिर अपनी इसी सोच को पक्का कर कॉलेज में घुसा, पर कहाँ जाए ये समझ ही नहीं आ रहा था। इस समय उसका दिल और दिमाग बंद पड़े थे। इधर उधर देखने के बाद वहीं थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर सानिया को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। उसने कॉल कर नितेश को बुलाया, जो इस समय कॉलेज में ही था। 10 मिनट में वेदांश के सामने था। वेदांश की लाल आंखें, वे उसका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। नितेश वेदांश के पास बैठते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस पर वेदांश ने नजरें उठाकर नितेश को देखा, तो नितेश उसकी डबडबाई आंखें देखकर सिहर उठा। उसने उसे गले से लगा लिया। अब वेदांश फफक फफक कर रो पड़ा। उसने अभी तक जो दर्द और आंसू खुद में कैद कर रखे थे, सब आज़ाद कर दिए। नितेश ने वेदांश को एक बार फिर समझाया, उसे हौसला दिया और कोशिश जारी रखने को कहा। काफ़ी समझाने के बाद वेदांश ने फिर से कोशिश करने के लिए हामी भरी, पर शुरू कहाँ से करे ये समझ नहीं आ रहा था। नितेश ने सबसे पहले ये पता करने को कहा कि सानिया तरुण के साथ कहाँ गई है।
वेदांश को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि तरुण सानिया को लेकर कहाँ जा सकता है। वंदिता से पूछने का कोई मतलब नहीं था और किसको पता हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी कॉलेज से निकल रही नेहा पर वेदांश की नज़र गई। वेदांश भागकर उसके पास पहुंचा और सानिया के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, आज उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। एक बार फिर वेदांश का चेहरा लटक गया तो नितेश ने नेहा से कॉल कर पूछने को कहा। ये सुनकर वेदांश को उम्मीद नजर आई। नेहा ने कॉल किया पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने से ठीक से बात नहीं हो पाई और फ़ोन कट गया। फिर नेहा ने कई बार कॉल किया पर फ़ोन नहीं लगा। नेहा धीरे से नाव में सिर हिलाकर जाने के लिए बढ़ी। इधर वेदांश का चेहरा उतर गया। तभी नेहा ने मुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है वो किसी मंदिर में है, क्योंकि मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही थी और साथ ही पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। आज सोमवार है, मतलब वो किसी शिव मंदिर गई होगी। वेदांश और नितेश ने एक दूसरे की शक्ल देखी और मुस्कुरा पड़े। दोनों समझ गए थे कि वे कहाँ गए हैं। नितेश ने बेस्ट ऑफ लक बोला। बदले में वेदांश दोनों को थैंक्स बोलकर जल्दी से बाइक की तरफ भागा। करीब 30 मिनट बाद वेदांश उसी शिव मंदिर के सामने खड़ा था जहां तरुण और सानिया थे। पर वेदांश का वहां पहुंचना बेकार था। जब वह ऊपर मंदिर पर पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरी तरफ की सीढ़ियों से दोनों नीचे उतर चुके थे। फिर उसके सामने ही तरुण ने कार में सानिया को बैठाया और निकल गया। वेदांश सीढ़ियों पर खड़ा देखता रह गया। भारी मन से मंदिर की तरफ मुड़ा और अंदर जाकर अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बड़ी उम्मीद से शिवलिंग की ओर देखा। फिर वापस अपनी बाइक की तरफ आ गया। बाइक स्टार्ट कर अपनी फेवरेट जगह पर गया जहां वह अक्सर जाया करता था। वहां पहुंचते ही उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार सानिया के साथ यहां आया था। वहां काफ़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर वहां से वंदिता के घर की तरफ मुड़ गया। वहां पहुंचा तो घर पर सिर्फ वंदिता थी, यानी कि अभी तरुण और सानिया वापस नहीं आए थे। ये देख उसे अच्छा तो नहीं लगा, पर वंदिता उसे देखकर खुश हो गई। पर उसके मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? कुछ नहीं, थक गया हूँ, सिर भी भारी सा लग रहा है। वेदांश ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो वंदिता ने मालिश करने की बात कही तो वेदांश ने मना करते हुए कॉफ़ी पीने की इच्छा जताई। वंदिता अंदर कॉफ़ी बनाने चली गई। वेदांश आंख बंद कर वहीं सोफे पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वंदिता कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी वेदांश को देते हुए मालिश करने के लिए बाम लेने चली गई। जब वह बाम लेकर वापस आई तब तक सानिया और तरुण भी आ चुके थे। तरुण ने वेदांश को देखते ही उससे हैंडशेक किया और वंदिता से अपने लिए भी कॉफ़ी मांगी। तो वंदिता बाम टेबल पर रख कॉफ़ी बनाने के लिए अंदर चली गई। तरुण अंदर फ्रेश होने चला गया। हाथ में कॉफ़ी लिए वेदांश ने सानिया को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, फिर आंख बंद कर पीछे सोफे से सिर टिका लिया। सानिया उसके पास पहुंची, धीरे से उसके माथे को छुआ तो वेदांश ने आंखें खोल दी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर टेबल पर रखे बाम को सानिया ने उठाया और वेदांश के माथे पर मालिश करने लगी। वेदांश सानिया को अपनी केयर करते देख मन ही मन खुश था, पर चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं था। फिर वह आंख बंद कर उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करने लगा। कॉफी की ट्रे लिए वंदिता जब बाहर आई तो सानिया और वेदांश को आश्चर्य से देख रही थी। सानिया की निगाह वंदिता पर पड़ते ही सानिया की उंगलियां रुक गई और वेदांश की आंखें खुल गई तो वह भी दोनों को ऐसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भी समझ नहीं आया कि क्या सफाई दे। तभी वंदिता ने आगे बढ़कर ट्रे टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ला मैं मालिश कर देती हूँ, तू जाके फ्रेश हो जा, थक गई होगी ना। बाम वंदिता की तरफ बढ़ाते हुए सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वंदिता ने बाम लिया और सानिया तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। वेदांश उसे जाता हुआ देख रहा था। अगले दिन वेदांश कॉलेज के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सानिया कॉलेज खत्म होते ही वेदांश के सामने जा खड़ी हुई। वेदांश उसे सामने देखकर झट से खड़ा हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है, सानिया ने सपाट लफ्ज में कहा। वेदांश ने कैंटीन चलने को कहा लेकिन सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉलेज से बाहर आ गई। वेदांश को सानिया के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लगे तो वह बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे आ गया। गेट के बाहर आते ही सानिया ने इधर उधर देखा, फिर वेदांश की तरफ मुड़ते हुए सीधे कहा, तुम
क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? वेदांश ने हैरत से कहा। मुझे पता है कल तुम हमारे पीछे मंदिर आए थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, तो प्लीज़ हमेशा की तरह इस बार कोई बहाना मत बनाना, समझे? सानिया ने कहा। ये सुनकर वेदांश सकपका गया पर बोला कुछ नहीं। देखो वेदांश, मैं नहीं जानती तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं वंदिता दीदी से नज़रें ना मिला पाऊँ या उनको खो दूँ। मैं उन्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर आगे बोली, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत इज्जत करती हूँ, पर जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। प्लीज़ समझो इसे मेरी खातिर, प्लीज़ वेदांश, प्लीज़। कहते कहते सानिया की आंखें छलछला आई। सानिया के आंसू पोंछने के लिए वेदांश ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से तरुण को आता देख उसने अपने हाथ समेट लिए और मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। सानिया, पीछे से तरुण ने आवाज़ दी। तरुण की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछ खुद को नॉर्मल कर लिया। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना तुम्हें, सानिया? तरुण ने पास पहुंचकर कहा। सानिया ने धीरे से मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। तरुण ने वेदांश की तरफ देखकर हाथ बढ़ाया तो वेदांश ने भी हाथ बढ़ा दिया। तुम दोनों कॉलेज के बाहर क्यों खड़े थे? मेरा मतलब सब ठीक है ना? तरुण ने पूछा। हाँ, अब चलें। सानिया ने जल्दी से वहां से निकलना चाहा। वह नहीं चाहती थी कि बात और बढ़े, क्योंकि इससे वेदांश की तकलीफ बढ़ती, जो वो नहीं चाहती थी। तरुण ने आगे फिर कुछ नहीं पूछा और सानिया को आगे चलने की ओर इशारा किया। सानिया चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। तरुण ने एक पल के लिए वेदांश की तरफ देखा, फिर बाद में मिलते हैं बॉस कहकर मुस्कुराया और कार में जाकर बैठ गया। एक बार फिर उसने दोनों पर बारी बारी से नजर डाली और मुस्कुराकर कार स्टार्ट कर दी। वेदांश उन दोनों के जाते ही धम से नीचे बैठ गया। उसकी नम आंखें काफी कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद कॉलेज में कई बार दोनों का आमना सामना हुआ, पर एक दूसरे को देखने के अलावा उनमें कोई बात नहीं हुई। एक दिन तरुण ने वंदिता से कहा कि मैं सानिया को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। मैंने सानिया से चलने को कहा तो उसने कहा उसे पार्टीज पसंद नहीं है, तो अगर तुम कहोगी तो वह शायद मान जाए। वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे कभी किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया है। फिर भी तुम कहते हो तो एक बार कह देती हूँ, फिर देखते हैं। वह मान गई तो ठीक, वरना मुझे ले चलना साथ में। तरुण ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वंदिता ने सानिया को आवाज़ दी। सानिया जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, वंदिता ने कहा, शाम को एक पार्टी में तरुण तुझे साथ ले जाना चाहता है, तो चली जा उसके साथ। इतनी बुरी भी नहीं होती पार्टी, जाके देख तो शायद अच्छा ही लग जाए। सानिया ना बोलने ही वाली थी कि तभी वेदांश की दस्तक हुई और सानिया ने उसे देखकर अपनी ना को हाँ में बदला, फिर तेजी से अंदर चली गई। लो, तुम्हारा काम हो गया, अब शाम की तैयारी करो, वंदिता ने तरुण से मुस्कुराते हुए कहा। इस पर तरुण थैंक्स कहकर मुस्कुरा पड़ा। कैसी तैयारी? वेदांश ने अचरज के साथ पूछा। अरे कुछ खास नहीं, तरुण सानिया को अपने साथ पार्टी में ले जाना चाहता था और तुम्हें तो पता ही है उसे पार्टी वगैरह पसंद नहीं, तो वह मना कर रही थी, फिर मान गई, वंदिता ने कहा। यह सुनकर तो वेदांश के दिल को और जोर से धक्का लगा, पर कर भी क्या सकता था। क्या हुआ वेदांश, सब ठीक है ना? कोई काम था क्या? वंदिता ने पूछा। नहीं, अभी तक नहीं था, पर अभी याद आया, बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, वह कहकर बाहर निकल गया। वहां खड़े होना उसकी तकलीफ को बढ़ा ही रहा था, इसलिए बाहर आकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वापस घर चला गया। शाम को करीब 6 बजे तरुण सानिया को लेकर पार्टी में पहुंचा, जो एक होटल में रखी गई थी। ब्लैक रंग के गाउन में सानिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर अंदर पहुंचते ही वहां की चमक दमक कुछ देर के लिए सानिया को रिझाने में सफल रही, पर कुछ वक्त बीतते ही वह ऊबने लगी। सानिया वहां किसी को जानती नहीं थी, तो एक किनारे बैठी चारों ओर निहारते हुए जूस पी रही थी और तरुण से मिलने वालों का तांता खत्म ही नहीं हो रहा था। वह लोगों से मिलते हुए बीच बीच में सानिया को देखकर मुस्कुरा पड़ता, पर जब उसने देखा कि सानिया पूरी तरह से ऊब गई है, तो वह सबको छोड़कर सानिया के पास आ पहुंचा और कहा, मुझे लगता है तुम काफ़ी बोर हो गई हो, चलो तुम्हें भी सबसे मिलवा देता हूँ।
सबसे बातें करने के बाद तुम्हें शायद फिर कुछ अच्छा लगने लगे। मैं यहीं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए। सबसे मिलाइए, फिर घर चलते हैं। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का? तुम बोर तो नहीं हो रही ना? तरुण ने फिर से पूछा तो सानिया ने नाम में सिर हिला दिया। फिर तरुण जल्दी आने को कहकर अपनी मंडली में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद हाथ में जूस लिए वेदांश सानिया के पास आ बैठा तो सानिया चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तुम यहाँ अकेले बैठी बोर हो रही होगी तो मैं ही साथ दे देता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही तो कुछ देर के लिए ही सही, कहकर वेदांश मुस्कुराया और जूस का गिलास सानिया की तरफ बढ़ा दिया। सानिया ने वेदांश की तरफ देखते हुए जूस का गिलास ले लिया। अरे वेदांश, तुम यहाँ कैसे? पीछे से तरुण ने कहा। सानिया ने दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर नजरें नीची कर ली। वेदांश उठकर तरुण की तरफ पलटा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कुछ काम था इसलिए आया था यहाँ। फिर सानिया को अकेले बैठे देखा तो चला आया। श्योर? पर मुझे तो लग रहा है तुम हमें फॉलो कर रहे हो। अक्सर तुम हमें मिल जाते हो जहाँ भी हम जाते हैं, तरुण ने शक जाहिर किया। इत्तेफाक है, अब आप इसे कुछ भी नाम दें। वैसे चलने का वक्त हो रहा है। क्या तुम भी चल रहे हो? वेदांश ने मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ, बस निकल ही रहे हैं, तरुण ने कहा। ओके, कहकर वेदांश बाहर निकल गया। तरुण ने सानिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह सच में इत्तेफाक है क्योंकि ये फ्लोर तो पूरा इस पार्टी के लिए बुक है। फिर वेदांश यहाँ किस काम से आया? कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहा वो? या तुम दोनों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? सानिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं शक नहीं कर रहा तुम पर, लेकिन ये सभी जगह हमें मिलता है, जहाँ भी हम जाते हैं तो शक होना लाजमी है। खैर छोड़ो इस बात को, चलो हम घर चलते हैं। तुम काफ़ी बोर हो चुकी हो मेरे ख्याल से, तरुण ने कहा। जैसे ही दोनों बाहर निकले वेदांश को देखकर ठिठक गए। फिर वेदांश की तरफ तरुण के बढ़ते कदमों को सानिया ने रोकते हुए कहा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं 2 मिनट वेदांश से बात कर सकती हूँ प्लीज़? तरुण ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, जल्दी आना, मैं यहीं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सानिया ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से वेदांश की ओर बढ़ गई। सानिया वेदांश के सामने पहुंची तो हड़बड़ाकर वेदांश ने सीधा खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ सानिया? सानिया ने घूरकर वेदांश को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए दूसरी तरफ ले गई। वेदांश हक्का बक्का सा बस सानिया को देखे जा रहा था। झटके से वेदांश का हाथ छोड़ते हुए सानिया वेदांश की तरफ पलटी और गुस्से से उसे देखते हुए कहा, क्या था ये? हो क्या गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? वेदांश ने अनजान बनते हुए कहा। सानिया, क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में सब आ गया है। ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। वेदांश, और कितना समझाऊं तुम्हें? तुम समझ के भी क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज़ समझो सिचुएशन को और बंद करो ये सब। तरुण को शक होने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका शक यकीन में बदल जाए और फिर सब। सानिया ने चिंता और डर के मिले जुले भाव में कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। वेदांश ने दिलासा देते हुए कहा, क्या सोच समझ कर रहे हो? ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, इससे सिर्फ समस्याएं बढ़ेंगी। अभी सिर्फ तरुण को शक हुआ है, फिर कहीं दीदी को, या तरुण ने अपना शक दीदी को बता दिया तो? नहीं प्लीज़ वेदांश, मेरी खातिर प्लीज़ बंद कर दो इसे प्लीज़। सानिया लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली तो वेदांश ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, सानिया प्लीज़ ऐसा मत बोलो, कम से कम एक आखिरी कोशिश तो कर ही लेने दो। क्या पता सब ठीक हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी यही कोशिश है, मुझसे सब कुछ छीन लेगी वेदांश। सानिया ने डबडबाई आंखों से वेदांश की तरफ देखते हुए कहा, और अगर कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें खो दूंगा। वेदांश की आंखें भर आई थी। सानिया ने मुंह फेर लिया। वह वेदांश की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ पल अलग देखने के बाद अपने आंसू पहुंचे और वेदांश की तरफ मुड़ते हुए कड़क शब्दों में कहा, तुम्हारी ये कोशिशें शायद हमें मिला दें, पर मुझे दीदी से अलग ज़रूर कर देंगी। तो बाद में हम वंदिता को मना लेंगे, उसे जब हम समझाएंगे तो वह समझेगी। मेरा यकीन है कि वह ज़रूर इस बात को समझ जाएगी, वेदांश बोला। फिर वही जिद, क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें?
जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उससे ज़्यादा तकलीफ दीदी को होगी। एक बहन अपनी ही बहन का प्यार छीन ले, ये कौन सी बहन बर्दाश्त कर पाएगी। बहुत तकलीफ होगी उन्हें, बहुत। एक बार तुम खुद को उनकी जगह पर रख कर सोचो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सानिया ने फिर से समझाने की कोशिश की। वेदांश ने सानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या शायद मैं समझना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने प्यार को पाने के लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। मैं आखिरी दम तक कोशिश करूँगा। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, ये मैं नहीं कर सकता। हर बार मुझे ही समझौता करना पड़ता है, पर इस बार नहीं। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं पूरी ज़िंदगी अफसोस में नहीं जीना चाहता, और ना ही घुट घुट कर। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। सानिया ने एक झटके में वेदांश का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, बस वेदांश, बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम करोगे और हम एक हो जाएंगे? नहीं, गलत सोचते हो तुम, ये कभी नहीं होने वाला। और रही बात अब तुम्हें समझाने की, तो मुझे भी लगता है तुम्हें समझाने का अब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। और मान भी लिया कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसे हो भी गया, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। मेरे लिए मेरी दीदी सबसे पहले है, मुझसे भी पहले। तुम दीदी से शादी करो ना करो कोई बात नहीं, पर हमारी शादी नहीं होने वाली, कभी नहीं। ये समझ लो तुम, समझे तुम? कहकर सानिया चली गई। वेदांश आंखों में आंसू भरे उसे जाता देखता रह गया। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। बड़ी देर तक सानिया के वापस आने की एक झूठी उम्मीद लिए वहीं बैठा रहा। फिर उठकर बाहर आया। सानिया और तरुण जा चुके थे। गुस्से और दर्द से वह जोर से चीख पड़ा। फिर बाइक पर मुक्कों की बरसात करते हुए रो पड़ा। वंदिता ने दरवाज़ा खोलते ही देखा सानिया और तरुण मुस्कुराते हुए हाथों में हाथ डाले आ रहे हैं। ये देख उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी। अंदर आते ही सानिया ने कहा, दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। वंदिता ने मुस्कुराते हुए उसके कमरे की तरफ जाने का इशारा किया, और तरुण से बातें करने के लिए उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बैठ गई। सानिया अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर वहीं बैठ गई। अपना सिर घुटनों में किए रोए जा रही थी। वेदांश को कहे गए उसके शब्द अब उसे ही तकलीफ पहुंचा रहे थे। उसकी आंखों के सामने वेदांश की आंसुओं से भरी आंखें नजर आ रही थी। वेदांश को खोने की तकलीफ तो उसे थी ही, पर आज जो तकलीफ उसे हो रही थी उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आज जो उसने वेदांश से कहा था वह उसे कभी नहीं कहना चाहती थी, पर इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चाहती थी कि वेदांश उससे नफरत करने लगे तो शायद उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, और अपनी तकलीफ कम करने के लिए दीवार से सिर टकराए हुए बस रोए जा रही थी। अचानक उसे वेदांश के कहे शब्द, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, याद आए। इससे एक बारगी दर्द से उसका चीखने का मन हुआ। चीखी तो नहीं, पर दीवार पर गुस्से से सिर दे मारा। माथे पर खून की बूंदें उभर आई थी, पर अंदर इतना दर्द था कि उसे ये दर्द और चोट महसूस ही नहीं हुई, और वहीं रोते रोते सो गई। अगले दिन शाम को सबके लिए वंदिता ने डिनर बनाया था। वंदिता तरुण के साथ बैठी बातें करते हुए वेदांश का इंतजार कर रही थी। सानिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी वेदांश के ख्यालों में गुम थी। वह ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि वेदांश ठीक हो, और उसका सामना करने के लिए भगवान उसे हिम्मत दें। तभी वंदिता की आवाज़ आई, सानिया आ जाओ, वेदांश आ गया है। ये सुनकर उसके दिल की धड़कन बेतहाशा दौड़ने लगी। एक अजीब सी कशमकश चलने लगी उसके अंदर। वह जैसे ही बाहर आई उसकी नज़र वेदांश पर पड़ी तो अपने आप उसके कदम रुक गए। उसका दिल तो किया कि वह जाकर लिपट जाए उससे, और ज़ोर से कहे कि मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं भी किसी और से शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब तक वेदांश की नज़र सानिया पर पड़ चुकी थी। वह बस एकटक सानिया को देखे जा रहा था। ये देख सानिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आकर बैठ गई। वंदिता और तरुण जो हंसी मजाक के साथ बातें किए जा रहे थे, सानिया को देखकर बोले, क्या हुआ, आने में बड़ी देर लगा दी तूने? सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस होले से मुस्कुराने की कोशिश की। खाना लग चुका था। वंदिता और तरुण तो खा रहे थे,
पर वेदांश और सानिया के गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा था। वंदिता, मैंने ये डिनर स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए रखा है, पर इसके लिए सानिया तुम्हारी राय जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे बात ज़्यादा घुमानी नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं तरुण और सानिया की सगाई की बात कर रही हूँ। इतना सुनते ही वेदांश और सानिया के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। खाना खाते खाते दोनों के हाथ रुक चुके थे। सानिया ने एक बार वेदांश की तरफ देखा, फिर वंदिता की तरफ पलटते हुए कहा, दीदी ये सब इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी कहाँ, 2 महीने हो रहे हैं तुम दोनों को डेटिंग करते हुए। और वैसे भी तरुण ने हाँ कर दी है, पर अगर तुम कुछ और वक्त चाहती हो तो ठीक है, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, पर थोड़ा जल्दी। तरुण को अपनी जॉब के लिए वापस भी तो जाना है। और मैं सोच रही थी कि सगाई अभी हो जाए, फिर शादी की डेट के लिए बाद में सोचेंगे। वंदिता ने अपनी योजना बताई, पर यह सब इतनी जल्दी क्यों? तुमने तो कहा था कि एक ही मंडप में होगी शादी। फिर वेदांश ने पूछा। हाँ कहा था, पर कल रात में मैंने तरुण से डिस्कशन के बाद ये सोचा कि मैं पहले सानिया की शादी कर दूं, फिर हमारी शादी के बारे में सोचूंगी, वंदिता ने कहा। फिर वेदांश कुछ नहीं बोला। अब वह बस सानिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। साथ ही उसको खोने का डर व दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा था। सानिया ने तरुण की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। फिर वेदांश की तरफ देखा तो वह उससे नजरें नहीं मिला पाई, या शायद मिलाना नहीं चाहती थी, वरना उसके लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता। सानिया को सोच में डूबा और परेशान देख वंदिता ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वो ये सानिया ने कुछ कहना चाहा, पर दिमाग और जुबान ने साथ नहीं दिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे। मुझे लगता है अभी सानिया को थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। अभी शायद वह वेदांश ने सगाई की बात यहीं ख़त्म करनी चाहिए। पर सानिया ने वेदांश की बात काट कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी आपको जैसा सही लगे आप करिए। आप जो चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। वेदांश तो आंखें फाड़े सानिया को देखता रह गया। वंदिता ने खुशी से चहकते हुए सानिया को गले से लगा लिया और फिर उठते हुए बोली, इस बात पर मीठा तो बनता है, कहकर मिठाई लेने के लिए चली गई। थैंक यू सानिया, मेरा हो गया है, मैं हाथ धुल के आता हूँ, कहकर तरुण भी चला गया। तरुण के जाते ही वेदांश ने गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ दे मारा, जिससे सानिया डर गई। फिर खड़ा होकर बोला, मुझे तकलीफ देना ही शायद तुम्हारा मकसद रह गया है। फिर तुम्हारे माथे पर यह चोट कैसे लगी? फिर अपना कोट उठाते हुए बोला, जीत गई तुम, अब जश्न मनाओ अपनी शादी का, कहकर तेजी से बाहर निकल गया। सानिया की आंखें भर आई। एक बार फिर उसने ना चाहते हुए भी वेदांश का दिल दुखा दिया था। अरे ये वेदांश कहाँ चला गया? हाथ में मिठाई का डब्बा लिए वंदिता ने आते हुए कहा। वंदिता की आवाज़ सुनकर सानिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। दीदी किसी का फ़ोन आया था और बात करने के बाद ज़रूरी काम है, कहकर चला गया। सानिया ने झूठ बोला। अच्छा कोई बात नहीं, वंदिता ने कहा, मैं हाथ धोकर आती हूँ, कहकर सानिया भी वहाँ से चली गई। तरुण को आते देख वंदिता ने खुशी से कहा, मुबारक हो, ये एग्ज़ाम तो पास कर लिया, कहकर मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई। तो तरुण ने मिठाई लेते हुए कहा, हाँ वो तो है, पर अभी तो फाइनल एग्ज़ाम बाकी है। तरुण की इस बात पर दोनों हंस पड़े। उधर सानिया बाथरूम में खुले नल की बहती धार को देखते हुए रोई जा रही थी। कई दिन से वेदांश को कॉलेज ना आता देख नितेश परेशान हो उठा। उसने कई बार कॉल किया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसे कुछ गड़बड़ होने की आशंका होने लगी थी। वह आज भी गेट के पास बैठा वेदांश का इंतज़ार कर रहा था। घड़ी में 11:25 हो चुके थे, पर वेदांश का आज भी कुछ अता पता नहीं था। तभी उसकी नज़र सानिया पर पड़ी और वह भागकर उसके पास पहुंचा, पर कुछ पूछ नहीं पाया। हाय बोलकर वापस आ गया। फिर कुछ सोचते हुए अपनी बाइक निकाली और उसके घर पहुंचा तो पता चला वेदांश घर पर भी नहीं है। उसने अपने करीबी और कॉमन दोस्तों को कॉल कर पूछा, तब भी कुछ पता नहीं चला। जहां उसे वेदांश के होने का अंदेशा था, उसने जाकर देखा, पर वहां भी नहीं था। वह फिर से वापस कॉलेज आ गया, पर इस बार कुछ भी सोचे बिना वह सानिया के पास जा पहुंचा और वेदांश की सारी सिचुएशन सानिया को बताई। वेदांश के बारे में ये सुनकर सानिया के होश फाख्ता हो गए। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वेदांश गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा था। उसने जल्दी से अपने साथ नितेश को आने के लिए कहा।
फिर वह नितेश के साथ वेदांश की फेवरेट जगह पर गई, जहाँ वेदांश उसे बहुत पहले लेकर गया था। तभी उसने बताया था कि दुखी होने पर वह अक्सर यहीं आता है। उन दोनों ने बाइक से उतरते ही देखा वेदांश वहीं एक टीले के पास पेड़ से सिर टिकाए बैठा था। दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। नितेश ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और हजारों सवालों की बौछार कर दी। वेदांश कोई जवाब देता उससे पहले ही उसकी नज़र सानिया पर पड़ी और उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। सानिया ने वेदांश की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन तरुण का था। उसने फ़ोन रिसीव कर इतना ही कहा, बस आधे घंटे में आ रही हूँ, और फ़ोन कट कर दिया। फिर वापस मुड़ते हुए कहा, नितेश मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। नितेश ने उसे आवाज़ देकर रोकना चाहा, पर वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर नितेश ने सानिया को नहीं रोका। सानिया ने एक बार पलटकर भरी आंखों से वेदांश की तरफ देखा, फिर चली गई। सानिया के जाते ही वेदांश बिलखते हुए नीचे बैठ गया। नितेश ने उसे गले लगाते हुए दिलासा दिया, फिर पूछा, अब क्या हुआ है? तुमने सानिया से बात क्यों नहीं की? अपने आंसुओं को पोंछकर वेदांश कुछ शांत हुआ और बोला, अब बात करने का फायदा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। जो थोड़ी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हार गया मैं नितेश, हार गया मैं, मेरा प्यार हार गया। नितेश ने उसके पास बैठते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ है, पूरी बात बताओ मुझे। वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वंदिता ने दोनों की सगाई फिक्स कर दी है और उसने भी मुझे कुछ भी करने से मना किया है। मैं अब क्या करूं, सब कुछ हाथ से निकल गया। हार गया मैंने अपना प्यार खो दिया नितेश। मैं कैसे जीऊँ उसके बिना? यहाँ अजीब सा दर्द हो रहा है, बहुत अजीब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने दिल की ओर इशारा करते हुए वेदांश ने कहा, अभी सिर्फ सगाई हो रही है, शादी नहीं। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, चिंता मत करो, तुम दोनों ज़रूर एक होंगे। नितेश ने उसे उम्मीद बंधाते हुए कहा, ये सब झूठी उम्मीदें हैं, प्लीज़ अब मत दो मुझे ये झूठी उम्मीदें। ये उम्मीदें जब पूरी नहीं होती ना तो बहुत तकलीफ़ देती हैं। बस मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मुझे इस दर्द से निजात मिल जाए। ये दर्द बहुत तकलीफ़ देता है, इस दर्द में मैं घुटकर मर जाऊंगा। कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं उसे, भुला दूं उसके साथ बीता हर पल। इतना बोलकर वह नितेश से गले लगकर रो पड़ा। नितेश ने उसे गले से लगा लिया और बोला कुछ नहीं,